हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 का 13 लेसन। क्या है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके राइटर हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसका क्या मतलब है? अब ये क्या है मानवीय करुणा की दिव्य चमक का मतलब? समझिए पहले। मानव के जीवन को प्रेरणा देने लायक कोई एक व्यक्ति जो हमें प्रेरणा दे रहा हो, उससे रिलेटेड व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। ठीक है। मानवीय करुणा यानी इंसान के अंदर छिपी भावनाओं को चमकाने का कार्य जिस व्यक्ति ने किया है। ठीक है, तो ये हमारे फादर कामिल बुल्खे हैं। ठीक है, ये राइटर किनके बारे में लिख रहे हैं? फादर कामिल बुल्के। तो इनके बारे में लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस लेसन में। इस पाठ के राइटर हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, तो ये जब फादर वुल्फे से मिले तो कैसे व्यक्ति थे, क्या चीज़ें इन्होंने महसूस की इनसे मिलकर, वो कहाँ से आए थे, कहाँ के रहने वाले थे और कैसे भारत आए। ठीक है, और वो कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए, ये सारी चीज़ें हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। यह पाठ हमें बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। ये हमें लेसन सिखाएगा जैसे हम अपनी मातृभाषा से किस तरह से प्रेम करना चाहिए। हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो इसे पढ़ने के बाद हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी अपनी भाषा की तरफ। जो लोग इससे विमुख हो चुके हैं कि हिंदी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब चीज़ें, लेकिन यही दर्द विदेश से आए हमारे वुल्खे फादर के अंदर किस तरह से था, ये सब चीज़ें इस पाठ के अंदर देखने को हमें मिलेंगी। तो पाठ हमारा शुरू होता है बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम एक कंट्री है, वहाँ का सिटी का नाम है रेम्स चैम्पल। वहीं पर जन्मे थे फादर पुलके। ठीक है, तो बेल्जियम के रेम्स टेम्पल में जन्मे फादर बुल्के बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील थे। इनके स्वभाव की प्रमुख विशेषताओं में क्या था? शांति थी, करुणा और ममता देखने को मिलती थी इनके स्वभाव में। बहुत ही ये दयालु व्यक्ति थे। तो माँ ने बचपन में ही इनके बड़े होकर सन्यासी बनने की घोषणा कर दी थी। क्या था कि जब ये मतलब बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, तो माँ इनको देखती थी तो बोले कि माँ छोटे में ही, जब ये बचपन में इनके बोली कि ये तो बड़े होके सन्यासी बनेंगे। सचमुच इंजीनियर की अंतिम वर्ष की पढ़ाई को छोड़कर पादरी बनने की उन्होंने विधिवत शिक्षा लेना शुरू कर दिया। भारतीय संस्कृत की प्रमुख विशेषता और संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने भारत आने की शर्त रखी। क्या था कि इन्हें जब पादरी बनने के लिए बोला गया तो इसमें एक रस्म होती है कि जो पादरी बनता है उसकी एक इच्छा पूरी की जाती। तो इन्होंने बोला कि मैं पादरी तो बनूंगा लेकिन मैं यहाँ का नहीं, भारत का बनूंगा। तो उन्होंने ये शर्त रख ली। अब जो शर्त वो रखते हैं तो वो मानी भी जाती है। तो इस तरह से वो भारत आ गए। फादर के पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी था इनका और एक परिवार के साथ रहकर अपना काम करने वाला था। पिता और भाइयों से उनका विशेष लगाव नहीं था। हाँ, बहुत दिनों तक विवाह न कर चिंता पैदा करने वाली और बाद में विवाह करने वाली एक जिद्दी और सख्त मिजाज की बहन भी थी। इसमें ये है कि मतलब एक इनकी बहन भी थी जो कि पहले इन्होंने शादी नहीं किया था, बाद में शादी की, और वो जिद्दी मिजाज की थी। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। इन्हें ज़्यादा अपना भाइयों से और पिताजी से लगाव नहीं था, इनका लगाव अपनी माँ की तरफ ज़्यादा था। उनके पत्रों को वे अपने पिता मित्र रघुवंश को दिखाते रहते थे। जो इनकी माँ पत्र भेजती थी लिख के, तो ये उनके मित्र थे रघुवंश, उनको दिखाते थे ये। भारत आने पर जीसेट संघ में 2 साल तक फादर वुल्के ने पादरियों के बीच धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की। ये जीसेट संघ होता है, इसमें
आए और इन्होंने धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है। 9 वर्ष तक दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया। फिर क्या हुआ, कलकत्ता में रहते हुए बीए की और इलाहाबाद से एमए किया। पर एमए की परीक्षाएं इन्होंने उत्तीर्ण की। प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद में ही है, प्रयाग विश्वविद्यालय। तो यहाँ से हिंदी विभाग से सन 1950 में शोध प्रबंध रामकथा की उत्पत्ति, इन्होंने रामकथा के रामायण, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से इसका विकास हुआ, ये सब इन्होंने इसके बारे में जाना और लिखा। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य भी किया। सोचिए कि जो एक विदेश से आए व्यक्ति यहाँ पे विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया। उन्होंने मातरलिंग के प्राचीन शब्द नामक ब्लू वर्ड का रूपांतर भी किया इन्होंने। क्या, ब्लू वर्ड का किस नाम से, नीला पक्षी के नाम से किया। ठीक है। बाइबिल का अनुवाद किया, बाइबिल का इन्होंने अनुवाद भी किया। एक अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार की। ठीक है। एक जो हिंदी के प्रति अपना जो प्रेम, इन्होंने अपना प्रेम प्रकट किया है। फादर भारत में रहते हुए 2-3 बार ही अपने देश बेल्जियम गए थे। ये भारत में रहते थे और ज़्यादा टाइम ये भारत में ही रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार अपने बेल्जियम देश गए थे। लेखक का परिचय फादर से इलाहाबाद में रहते हुए हुआ और दिल्ली आने पर भी बना रहा। परिमल में हुई मुलाकातों के दौरान उनके महान व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके साथ पारिवारिक संबंध बन गए थे। लेखक के साथ क्या था कि जो फादर थे उनके पारिवारिक संबंध बन गए थे, वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो गए थे। नीली आंखों वाले गोरे रंग के फादर अपनी झाई मारती भूरी दाढ़ी के साथ लंबे सफ़ेद चोंगे में लिपटे रहते। वो क्या पहन, अब उनके बारे में बता रहे हैं राइटर कि उनकी नीली आंखें थे, गोरे रंग के फादर थे और उनकी झाई मारती भूरी दाढ़ी थी, लंबे सफ़ेद चोंगे में लिपटे रहते थे। वो एक मतलब चोंगे टाइप, जैसे गाउन टाइप, वो पूरा ऊपर से नीचे सफ़ेद पहने रहते थे। ईश्वर में उनकी गहरी आस्था थी, सभी के प्रति उनमें वात्सल्य उमड़ता रहता था। वे ईश्वर के प्रति उनकी बहुत आस्था थी और सब के प्रति उनके मन में प्रेम रहता था। ठीक है। वो हंसी मजाक और गोष्ठियों में शामिल होते थे। गंभीर जहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं, बहस हो रहे हैं, वहाँ पर वो अपनी राय जरूर रखते थे। प्रियजनों के सभी उत्सवों संस्कारों में मुश्किल घड़ियों में भी शामिल होकर बड़े भाई और पुरोहितों जैसे आशीष देते हैं, अपनत्व जताते थे। उनके संपर्क में आने वाला उनकी करुणा से भीग जाता। जो मतलब वो इतने दयालु थे कि जो उनके संपर्क में आता था वो उन्हीं का हो जाता था। ठीक है। आगे क्या है कि लेखक को 35 वर्ष तक फादर से अपनत्व का वरदान मिला, मतलब 35 वर्ष तक वो साथ में रहे। लेखक इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते, फादर के पास दौड़कर चला आता, उनकी साइकिल रोक देता, अपने पढ़ने की जानकारी देता, वो सारी चीज़ें लेखक फादर को बताते अपनी। परंतु वे कभी आवेश में नहीं आते थे। उनको कभी लेखक ने आवेश में, क्रोध में नहीं देखा था। लेखक ने अपने क्या हुआ कि लेखक जो था वो अन्न, अपनी पहली बार जब उनके पुत्र हुआ उसको अन्न खिलाने का एक संस्कार होता है, तो उस अवसर पर फादर की आंखों में, फादर को भी बुलाया था, तो फादर की आंखों में तैरते वात्सल का अनुभव किया था कि उनका बच्चों के प्रति भी कितना प्रेम था। पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर फादर की दी सांत्वना में हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, कहीं पंक्ति ने लेखक को एक अनोखी शांति प्रदान की थी। ठीक है। क्या हुआ कि जब पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तो फादर ने उनको बहुत धीरज बंधाया, सांत्वना दी थी। वास्तव में फादर की सांत्वना के 2 शब्द बड़े से बड़े दुख में भी गहरी तपस्या के बाद मिलने वाली थी। वो इतने ढंग से समझाते थे, इतने मतलब
अपनत्व से बोलते थे कि वो मतलब अपना दुख भूल जाता था सामने वाला। ठीक है। क्या था, अनोखे जीवन की मार्गदर्शक रोशनी प्रदान करते थे फादर। फादर अपने क्या हिंदी को राष्ट्रीय एकता की दृढ़ता से सहायिका सिद्ध करते थे तथा उसे राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर देते थे। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो जाते। वो देखते थे कि हिंदी यहाँ के लोग अपनी राष्ट्रभाषा को ही ऐसे बोल रहे हैं, तो उन्हें मन में बहुत दुख होता था। फादर की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथों की उंगलियां सूज गई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थित का ज्ञान न होने पर बहुत अफसोस हुआ था। क्या हुआ कि वो दिल्ली में ही रहते थे लेकिन उन्हें पता नहीं चला था उनकी बीमारी के बारे में, तो उन्हें बाद में बहुत दुख हुआ। 8 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट के क्या था कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढकी कब्र तक ले जाया गया। उपस्थित लोगों में ज्ञानेंद्र कुमार, विजयेंद्र, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, ये सब क्या हैं, लेखक थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक सत्य प्रकाश, ठीक है, रघुवंश मसीही समुदाय के लागे और पादरीगण थे ये सब। फादर के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया। फिर फादर बुलके धरती में सो गए। ठीक है। तो क्या हुआ कि इस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया गया, उन्हें फिर धरती में कर दिया गया। तो इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक विदेशी आकर किस तरह से हमारी हिंदी भाषा को, पहले देखो उन्होंने अपनी यहाँ की पढ़ाई पूरी की, फिर बेल्जियम में रहकर बेल्जियम की पढ़ाई पूरी की, वहाँ से आकर फिर यहाँ की पढ़ाई किया और रामायण और इन सब चीज़ों का इतना अच्छा जानकारी ग्रहण करके किताबें लिखी। तो ये सब राष्ट्रीय भाषा का हमें शिक्षा देती हैं और हमें ध्यान देना चाहिए कि जब बाहर के लोग इतना हमारी राष्ट्रभाषा को महत्व दे रहे हैं तो हमें इसके प्रति और भी हमें अपने से आने वाले बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, जो समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछें, जहाँ कोई दिक्कत हो ज़रूर बताएं, और आगे क्या आप लोगों को समझ नहीं आ रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।